नमस्ते बच्चों। अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय का मापन, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम भाग 2, जिसमें हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा उत्पादन विधि। पिछले वीडियो में हमने जाना कि राष्ट्रीय आय का मापन 3 विधियों, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि के द्वारा किया जा सकता है। आइए आज उत्पादन विधि के बारे में जानकारी करें। हम जानते हैं कि वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं आय सृजन साथ साथ होता है एवं यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। प्राप्त आय पुनः उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद में व्यय होती है। व्यावसायिक फर्म उत्पादन का कार्य उत्पादन के साधनों के स्वामियों से उत्पादक सेवाएं खरीदकर प्रारंभ करती है। इस प्रकार परिवार जो उत्पादन के साधनों के स्वामी हैं, अपनी सेवाएं फर्मों को बेचते हैं एवं बदले में आय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति फर्म में काम करता है तो उसे उत्पादक कहते हैं एवं सायंकाल जब वही व्यक्ति ऑफिस से अथवा उद्योग से घर लौट आता है तो वह उपभोक्ता बन जाता है। इस प्रकार उत्पादक एवं उपभोक्ता अलग अलग व्यक्ति नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति की अलग अलग भूमिका है। उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि द्वारा राष्ट्रीय आय मापने के लिए सामान्यतया 3 कदमों का उपयोग करते हैं। पहला, उत्पादक उद्यमों की पहचान तथा वर्गीकरण। दूसरा, उत्पाद के मूल्य की गणना और तीसरा, राष्ट्रीय आय का अनुमान। उत्पादक उद्यमों की पहचान तथा वर्गीकरण। अधिकांश देशों की राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि से की जाती है। यह राष्ट्रीय आय में गणना की सबसे सरल विधि है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि से करने के लिए कृषि, खनिजों व उद्योगों एवं विभिन्न सेवा क्षेत्रों से उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं को शामिल किया जाता है। यह ज्ञात रहे कि यहाँ अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का उपभोग एक उपभोक्ता अपनी दैनिक आवश्यकताओं हेतु अथवा एक उत्पादक द्वारा उत्पादन या निवेश के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं की एक विस्तृत सूची बनाई जाती है। उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं की सूची में प्रत्येक वस्तु या सेवा का नाम, उत्पादन मात्रा, बाजार में प्रचलित कीमत का उल्लेख किया जाता है। अंतिम वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा व कीमत को गुणा करते हुए उत्पादन का मूल्य ज्ञात करते हैं। अंत में सभी उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों को जोड़ते हैं। इस प्रकार सकल या कुल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात उत्पादन की गणना की जाती है। इस विधि के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य की गणना की जाती है। इस विधि को निम्नलिखित सारणी से समझाया गया है। यहाँ सारणी में उत्पादन के विभिन्न क्षेत्र, उनके द्वारा उत्पादन मात्रा, बाजार कीमत व सकल मौद्रिक मूल्य को दर्शाया गया है। प्राथमिक क्षेत्र द्वारा उत्पादन मात्रा 200 है, जिसकी बाजार कीमत 2 रुपये है। सकल मौद्रिक मूल्य बराबर 400। द्वितीयक क्षेत्र की उत्पादन मात्रा 300, जिसका बाजार मूल्य 8 रुपये है, उसका सकल मौद्रिक मूल्य बराबर 2400 रुपये। तृतीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादन मात्रा 100, बाजार कीमत 6 और सकल मौद्रिक मूल्य बराबर 600। तीनों का योग करने पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन बराबर 3400 रुपये होता है। कुछ वस्तुओं व सेवाओं की प्रकृति अंतरिम या मध्यवर्ती प्रकार की होती है। अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तुओं व सेवाओं को उत्पादन प्रक्रिया में काम लिया जाता है। अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तुओं व सेवाओं को राष्ट्रीय आय की गणना हेतु सम्मिलित नहीं किया जाता। अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तुओं व सेवाओं को सम्मिलित किए जाने पर राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना या भ्रामक गणना हो जाती है। उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय आय की दोहरी
या अनेक बार होने वाली भ्रामक गणना से बचने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों का ही योग करते हैं। नंबर 2, उत्पाद के मूल्य की गणना। उत्पाद के मूल्य की गणना दो विधियों से की जाती है, अंतिम उत्पाद विधि व मूल्य वृद्धि विधि या मूल्य संवर्धन विधि। दोनों ही विधियों से एक समान जीडीपी प्राप्त होता है। अंतिम उत्पाद विधि के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम उपभोग की गणना की जाती है। अंतिम उत्पादन या अंतिम वस्तुओं से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो अंत में जिस उपभोक्ता या खरीदार द्वारा खरीदे जाते हैं वह उनको आगे किसी और को नहीं बेचता है, बल्कि स्वयं ही उनका उपभोग कर लेता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य निकालने के लिए इसमें से मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य घटा दिया जाता है। राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना से बचने के लिए उत्पादन विधि की मूल्य संवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है। मूल्य संवर्धन विधि के द्वारा उत्पादन के प्रत्येक चरण में एक वस्तु का पूरा मूल्य नहीं बल्कि मूल्य वृद्धि की गणना की जाती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सही मूल्य ज्ञात करने के लिए उत्पादन के मूल्यों में से उत्पादन के साधनों पर किए गए खर्च को घटाते हैं, अर्थात पहले चरण पर उत्पाद के मूल्य को घटा देते हैं, जिसे निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ सारणी में उत्पादन विधि की मूल्य संवर्धन विधि में मूल्य वृद्धि के आकलन को प्रदर्शित किया है, जिसमें उत्पादक का नाम, उत्पादन की अवस्था, मध्यवर्ती वस्तु की लागत, उत्पादन का मूल्य और मूल्य वृद्धि को प्रदर्शित किया है। उत्पादक का नाम किसान जो गेहूं का उत्पादन करता है, आटा चक्की वाला उस गेहूं से आटा बनाता है, बेकर या डबल रोटी बनाने वाला उस आटे से डबल रोटी बनाता है और दुकानदार उस डबल रोटी का विक्रय करता है। इन सभी की मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत, उनका उत्पादन मूल्य और मूल्य वृद्धि यहाँ दर्शाए गए। उक्त उदाहरण में अंतिम उत्पाद विधि के अनुसार उपभोक्ता को बेची जाने वाली अंतिम वस्तु डबल रोटी है, जिसका विक्रय मूल्य 1500 रुपये है। केवल इसी मूल्य को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा। इसके बनाने में प्रयुक्त गेहूं के मूल्य 500 रुपये, आटे के मूल्य 800 रुपये, डबल रोटी के मूल्य 1000 रुपये, अर्थात 500 प्लस 800 प्लस 1000 बराबर 2300 रुपये मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य हैं, जिसे उत्पाद के कुल मूल्य 500 प्लस 800 प्लस 1000 प्लस 1500 बराबर 3800 रुपये में से घटा दिया जाएगा। अतः अंतिम वस्तु का मूल्य बराबर कुल उत्पाद मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य बराबर 3800 माइनस 2300 बराबर 1500। उपरोक्त सारणी में यह मान लिया गया है कि किसान को गेहूं का उत्पादन करते समय कोई व्यय नहीं करना पड़ता है, वह स्वयं परिश्रम करता है तथा खाद बीज आदि पर कोई व्यय नहीं होता है। इसलिए किसान ने गेहूं द्वारा 500 रुपये की मूल्य वृद्धि की है। आटा चक्की ने 500 रुपये का गेहूं खरीदा और उससे आटा बनाकर 800 रुपये में बेकर को बेच दिया, जिससे आटा चक्की वाले ने 300 रुपये की 800 माइनस 500 की मूल्य वृद्धि की। अब बेकर ने उस आटे से डबल रोटी बनाकर 1000 रुपये में दुकानदार को बेच दिया, जिससे बेकर ने 1000 माइनस 800 बराबर 200 रुपये की मूल्य वृद्धि की। दुकानदार ने ग्राहक को डबल रोटी 1500 रुपये में बेची। इस प्रकार दुकानदार ने 1500 माइनस 1000 बराबर 500 रुपये की मूल्य वृद्धि की। इस प्रकार कुल मूल्य वृद्धि बराबर 500 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 500 बराबर 1500 रुपये होगी, जबकि कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य 3800 रुपये है। सूत्र के रूप में मूल्य वृद्धि बराबर कुल उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु की लागत बराबर 3800 माइनस 2300 बराबर 1500। मूल्य वृद्धि 1500 रुपये है, जो अंतिम वस्तु एवं सेवा का मूल्य है। अब यदि हम इस डबल रोटी के उत्पादन को गेहूं के मूल्य 500 रुपये, आटे के मूल्य 800 रुपये,
डबल रोटी के मूल्य 1000 रुपये, विक्रय मूल्य 1500 रुपये, इन सभी को जोड़ें तो हम गेहूं आदि के मूल्य कई बार गिनेंगे, जिससे कुल राष्ट्रीय उत्पादन को कई गुना बढ़ाकर बताएंगे, जो बिल्कुल गलत होगा। सकल घरेलू उत्पाद के ठीक माप करने की विधि तो यह है कि हम केवल अंतिम पदार्थ अर्थात डबल रोटी के विक्रय मूल्य, जिन्हें अंतिम रूप से उपभोक्ता के पास 1500 रुपये में बेचा गया है, को ही गिने। दोहरी गणना व मूल्य वृद्धि विधि का एक अन्य उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं। माना एक बेकरी डबल रोटी का 1 किलोग्राम का पैकेट 60 रुपये में बेचता है। इसे बनाने के लिए 1 किलोग्राम आटा 40 रुपये में आटा चक्की से खरीदता है। आटा चक्की का मालिक 1 किलोग्राम गेहूं 30 रुपये में किसान से खरीदता है। ऐसी स्थिति में बेकरी, आटा चक्की व किसान के एक एक किलोग्राम उत्पादन का भ्रामक मूल्य होगा 60 + 40 + 30 बराबर 130 रुपये। किंतु इस स्थिति में देश में उत्पादन तो केवल 1 किलोग्राम ही हुआ है। अतः उत्पादन का वास्तविक मूल्य बराबर किसान के उत्पादन का मूल्य प्लस आटा चक्की के उत्पादन का वास्तविक मूल्य प्लस बेकरी के उत्पादन का सही मूल्य बराबर किसान के उत्पादन का मूल्य प्लस आटा चक्की के उत्पादन का मूल्य माइनस किसान के उत्पादन का मूल्य प्लस बेकरी के उत्पादन का मूल्य माइनस आटा चक्की के उत्पादन का मूल्य बराबर 30 प्लस 40 माइनस 30 प्लस 60 माइनस 40 बराबर 30 प्लस 10 प्लस 20 बराबर 60 रुपये। इस प्रकार केवल 1 किलोग्राम उत्पादन का सही मूल्य 130 रुपये के स्थान पर मात्र 60 रुपये हुआ। अतः राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है तो राष्ट्रीय आय की गणना गलत मूल्य बताएगी, जो भ्रामक होगी। राष्ट्रीय आय का अनुमान एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमाओं के अंदर सभी उत्पादक या उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP-MP कहा जाता है। GDP-MP का आकलन करने के बाद हम साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP-FC ज्ञात करते हैं। NNP-FC को ही सकल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना इस प्रकार से होती है। उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना इस प्रकार से होती है। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र की सकल मूल्य वृद्धि प्लस नंबर 2 द्वितीय क्षेत्र की सकल मूल्य वृद्धि प्लस नंबर 3 तृतीय क्षेत्र की सकल मूल्य वृद्धि बराबर 1 + 2 + 3, जिसे बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि या घरेलू उत्पाद GDP-MP कहते हैं। इसमें से नंबर 4 मूल्य ह्रास को घटाया जाता है, यानी 1 + 2 + 3 - 4, जिसे बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि या शुद्ध घरेलू उत्पाद NNP-MP कहते हैं। इसमें शुद्ध आयकर घटाकर और विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ा जाता है, यानी 1 + 2 + 3 - 4 - 5 + 6। यह कारक या साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय NNP-FC या राष्ट्रीय आय कहलाती है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।